ओके, स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ मार्केट समझ लिया था, ठीक है। और उसमें जिसमें हमने देखा था कि प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, सिंगल ओनर होता है तो उसे कौन सा मार्केट कहते हैं, कम से कम 2 ओनर और अधिक से अधिक 200 ओनर्स हो तो उसे कौन सा मार्केट कहते हैं, ठीक है। और अगर 200 से अधिक ओनर होते हैं तो उसे हम कौन सा मार्केट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि सिंगल ओनर होता है तो प्रोप्राइटर होता है, एक से अधिक ओनर होता है तो उसे हम प्राइवेट कंपनी कहते हैं, मतलब कंपनी के बारे में बेसिकली बात कहता। प्राइवेट कंपनी होती है प्राइवेट लिमिटेड, और अगर 200 से अधिक हो गए तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी कहलाती है, ठीक है। उसके बाद हमने थोड़ा सा शेयर का कंसेप्ट समझा था कि जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां अपने आप को और ग्रो करना चाहती हैं और उन्हें और पैसे की नीड होती है तो किस तरीके से वो पहली बार अपने कंपनी का जो मालिकाना हक होता है वो पहली बार पब्लिक को ऑफर करते हैं, तो उसे आईपीओ कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कंसेप्ट मैंने बताया था इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का, ठीक है। और उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरीके से जब कंपनी को फायदा होता है, मतलब कि उसको प्रॉफिट होता है, तो उस प्रॉफिट में से सब कुछ निकाल कर जो नेट प्रॉफिट बचता है उसको हम लोग डिविडेंड कहते हैं। और डिविडेंड जो है जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं उन सब में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। ये सारा का सारा टॉपिक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कवर किया था, बरोबर। अब हम लोग समझते हैं इसके आगे की प्रोसेस को, देखो और ध्यान से समझो। मान लो कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। कौन सी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी? सपोज राधिका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है अभी, ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ये राधिका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या बनाती है? तो ये बनाती है ज्वेलरी, ठीक है। ज्वेलरी बनाती है, इसका ज्वेलरी का बिजनेस है। अब मान लो ये राधिका जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, अब इसे और ब्रांचेस खोलना है और इसे एम्प्लॉय, इसमें जो ओनर्स है ओनर्स की संख्या बढ़ानी है, ठीक है। सपोज करो कि इसको दूसरा ब्रांच खोलने के लिए 1 लाख है, कितने? 1 लाख का 1 लाख करोड़ की जरूरत है, ठीक है। 1 लाख करोड़ की, तो करोड़ खाली दिमाग में रखना, बाकी जो टर्म्स है ये 1 लाख वाला अपने दिमाग में रखे रहना, ठीक है। 1 लाख, क्योंकि करोड़ ये दिमाग में रखे रहना कि हाँ हाँ इतनी बड़ी कंपनी है, इसको इतने की जरूरत है अभी 1 लाख करोड़ की, ठीक है। और ये 1 लाख करोड़ के लिए अब ये चाहे तो किसी 2-4 आदमी से ले ले या बहुत सारे लोगों से ये पैसे को कलेक्ट कर सकती है, ठीक है। अब सपोज करो कि ये राधिका ने कहा कि मैं 1-2 लोगों से लूंगी, वो लोग आकर के डोमिनेट करेंगे, अपना हक जमाएंगे। मैं क्या करती हूँ कि इसे पूरी पब्लिक में बांट देती हूँ और पब्लिक से कहती हूँ कि आप मुझ में पैसा लगाइए, मेरी कंपनी के लिए आप पैसा दीजिए। तो ये इसका क्या करेगी? छोटे छोटे 1 लाख करोड़ का टुकड़ा करेगी। और मान लो कि इसने कहा कि मैं अपनी कंपनी का जो 1 शेयर होगा, 1 शेयर यानी एक कंपनी का 1 शेयर होगा, उसकी वैल्यू मैं रखती हूँ 100 रुपए, ठीक है, या 1000 रुपए, इतना नहीं 100 रुपए ही रखता हूँ, छोटा अमाउंट रहे ताकि लोगों को थोड़ा सा समझाने में आसानी हो, ठीक है। 100 रुपए। अच्छा, अगर मैं 1 लाख को 100 रुपए में डिवाइड करूं तो इसके कितने टुकड़े हो जाएंगे? 1 लाख को 2.5 सैकड़ा 1000 10,000 लाख, अगर मैं 100 में डिवाइड करूं तो इसके कितने टुकड़े होंगे? 1000, है ना। 1000 यानी कि इस कंपनी के कुल कितने शेयर्स हो गए? 1000 शेयर्स। 1000 शेयर्स, कंपनी ने अपना 1000 शेयर्स बना दिया, यानी इस 1000 शेयर्स को लोग खरीदेंगे और 1 शेयर की वैल्यू कितना रखा? 100। 1 शेयर की वैल्यू 100 रुपए, 1 शेयर 100 रुपए। अच्छा, मैंने कहा कि ये 1 लाख करोड़ चाहिए, ठीक है, 1 लाख करोड़। तो यहां पर जो शेयर्स बने होंगे वो 1000 नहीं, 1000 करोड़। समझ में आ रहा है क्या? है ना। शेयर्स जो हुए होंगे 1000 करोड़, इतने शेयर्स बने होंगे, समझ में आया? तो वो करोड़ वाला कंसेप्ट निकाल दो अभी दिमाग से
सिर्फ ये नंबर को याद रखो कि अच्छा किस तरीके से शेयर काम कर रहा है। ठीक है, ओके। अब ये जब 1000 शेयर्स को ये कंपनी जो राधिका प्राइवेट लिमिटेड है ये कहेगी कि अब मुझे क्या बनना है, पब्लिक लिमिटेड बनना है, तो पब्लिक लिमिटेड बनने के लिए पहले इसे सेबी से परमिशन लेनी होगी। सेबी के पास जाएगी। सेबी कौन? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया जाएगी सेबी के पास और सेबी के पास अपना रजिस्ट्रेशन कराएगी। कहेगी कि देखिए मुझे पैसों की जरूरत है, मेरा ये सारा का सारा जो कंपनी है उस कंपनी का सारा डिटेल है, इतने एम्प्लॉय काम करते हैं, इतने लोग इसमें इन्वेस्टर्स हैं, अब मुझे 1 लाख करोड़ की जरूरत है, तो मैंने 1000 करोड़ जो शेयर से बनाए हैं, एक शेयर की वैल्यू मैंने 100 रुपए रखा है, तो मैं ये पब्लिक को ऑफर करना चाहती हूँ। ये सेबी क्या करता है भाई? तो सेबी पुलिस का काम करता है। मान लो कि ये 100 रुपए अगर इसने 1000 करोड़ लोगों से ले लिए और लेकर के अगर ये कंपनी भाग गई तो, है ना, ये कंपनी अगर लेके भाग गई तो लोग किसे पकड़ेंगे? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है भाई वो पैसा जिसे दिए है वो कंपनी का मालिक कौन है, कहां पर है, कैसा है, कुछ नहीं पता है। तो इसीलिए इन ऐसी जो कंपनियां रहेंगी, कंपनियों को सबसे पहले सेबी के पास जाना होगा, अपने बारे में बताना होगा, सेबी वेरीफाई करेगी कि कंपनी लीगल है कि नहीं लीगल है, सारा का सारा डॉक्यूमेंटेशन होगा। उसके बाद सेबी कहेगी ओके। सेबी क्या कहेगी? ओके। तो कंपनी कहेगी थैंक यू। ठीक है, ओके। ओके कि जब कर देगी सेबी तब आता है कंसेप्ट मार्केट का। ठीक है, अब देखो क्या होता है। जैसे कि अभी कंसेप्ट मार्केट का बता देता हूं बाद में, पहले ये सेबी के पास रजिस्टर होगी। अब कंपनी लोगों से कहेगी कि मैं, जैसे आज कितना तारीख है, आज 9 जुलाई है, तो ये राधिका जो प्राइवेट लिमिटेड है ये कह देगी कि मैं जो है 20 जुलाई को अपना आईपीओ लॉन्च करूंगी। यानी मैं 20 जुलाई को क्या करूंगी, अपना ये जो पब्लिक को कहूं, ये ऑफर दूंगी कि पब्लिक आ करके मेरा जो शेयर्स है वो परचेस करे। ठीक है, बात समझ आई? तो ये एक डेट निकालेगी और उस डेट पर पहली बार क्या होगा, ये पब्लिक को ऑफर देगी। तो यहां हो जाएगा कंपनी। ध्यान से समझना ये चीज, जल्दी ये समझ में आता नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा कंपनी राधिका। ठीक है, कंपनी और इसका शेयर्स जो है कौन खरीदेगा? तो यहां पर है पब्लिक। ठीक है, बहुत सारे पब्लिक है। अरे यार, ठीक है, पब्लिक क्या करेंगी, ये शेयर खरीदेगी। राधिका कंपनी के पास क्या है? शेयर्स। इसने शेयर को इशू किया, इसलिए ये कंपनी क्या हो गई? इशूअर, इशू करने वाली। जो शेयर को इशू करे उसे क्या कहेंगे? इशूअर। सुअर नहीं रे, इशूअर। इसने शेयर को इशू किया और लोगों ने पैसे दिए किसको? कंपनी को। मनी। और क्या खरीद लिया? शेयर्स। परचेस्ड। और क्योंकि लोगों ने पैसा दिया कंपनी को, तो ये लोग कहलाएंगे इन्वेस्टर्स। क्या कहलाएंगे? इन्वेस्टर्स। ठीक है, यहां हमने 2 टर्मिनोलॉजी समझी। कौन सी? एक इशूअर और एक इन्वेस्टर। समझ में आया? इशूअर कौन होता है? वो कंपनी जो शेयर को इशू करती है। और इन्वेस्टर कौन होता है? जो पैसे देती है, हम जैसे आम पब्लिक। समझ में आया? आम पब्लिक, इन्वेस्टर। अभी बताऊंगा इन्वेस्टर भी कई टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो पहले ध्यान से समझना, जब पहली बार कंपनी आती है और डील डायरेक्ट पब्लिक और कंपनी के बीच में होती है, तो उसे कहते हैं प्राइमरी मार्केट। उसे क्या कहते हैं? प्राइमरी मार्केट। इतना क्लियर है? प्राइमरी मार्केट। यहां पर राधिका के पास पैसे आ गए, लोगों के पास शेयर चले गए।
राधिका ने इस पहली बार ये लोगों को अपना शेयर ऑफर किया, इसलिए इसे कहा गया इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, IPO। ठीक है, क्या कहा गया? IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। पहली बार कंपनी जब पब्लिक को अपना शेयर ऑफर करती है तो उसे कहते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जो कंपनी शेयर को इशू करती है उसे कहते हैं इशूअर, और जो लोग पैसे देकर के उस शेयर को खरीदते हैं उसे कहते हैं इन्वेस्टर्स। इतना क्लियर है? ओके। अब जैसे ही, क्योंकि इसमें IPO के टाइम में शेयर की वैल्यू कितनी थी? 100 रुपए। 100 रुपए ना, एक शेयर की वैल्यू 100 रुपए रखा गया था। ठीक है, अब 3 से 4 दिन लगेगा, टाइम होगा। ठीक है, 3 से 4 दिन के बाद ये जितने भी शेयर थे जो पब्लिक ने खरीदी थी, ठीक है, पब्लिक ने डायरेक्टली किससे खरीदा था? कंपनी से। अब पब्लिक को लगेगा यार मैंने जो शेयर खरीदा है अब ना मैं इसको बेचना चाहती हूँ, तो 3 से 4 दिन के बाद ये जो कंपनी है ना वो अब रजिस्टर्ड हो जाएगी। कहां पर? स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, ये कंपनी, क्योंकि पब्लिक को इसने ऑफर कर दिया, अब ये कंपनी ना अपने आप को कहां रजिस्टर करेगी? स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, अब पहले ध्यान से समझना, कंपनी 3 से 4 दिन बाद क्या करेगी? रजिस्टर करेगी। कंपनी will registered in stock exchange। अभी समझाऊंगा सब क्या है, ध्यान खाली इतना रखें। स्टॉक एक्सचेंज। अब स्टॉक एक्सचेंज क्या है कि स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर इस राधिका की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो पब्लिक लिमिटेड बन चुकी है, ऐसी कंपनियों को एक प्लेटफॉर्म देता है, एक जगह देता है कि तुम लोग ना अब बार बार ये राधिका जो है पब्लिक से नहीं कहेगी कि आओ मेरा खरीद लो, मेरा शेयर ले लो, मुझे पैसा दे दो। अब ये राधिका कहाँ लिस्ट हो जाएगी? इस स्टॉक एक्सचेंज में। कहेगी कि देखो मेरा जितना भी शेयर है तुम अपने पास रखो, अब लोग तुम्हारे यहाँ से खरीदेंगे, मैं तुम्हारे यहाँ से सिर्फ पैसा अपना मुनाफा ले लूंगा जो भी रहेगा। ठीक है, तो कंपनी कहाँ रजिस्टर होगी? स्टॉक एक्सचेंज में। और ये जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, ये कुछ नहीं एक दुकान की तरह है। भारत में 2 स्टॉक एक्सचेंज बहुत फेमस है, एक को कहते हैं BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरे को कहते हैं NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज कौन कौन से? BSE और NSE। BSE और NSE ये दोनों क्या हैं? दुकानें हैं, समझ लो, लाइक अ शॉप, ठीक है, लाइक नहीं, भारत में इनके अलावा एक और है, मतलब कि उसको कहते हैं MCX, लेकिन वो यहाँ शेयर्स के लिए नहीं होता, वो जैसे कि कमोडिटीज के लिए होता है, जैसे सोना खरीदना हो गया या गेहूं खरीदना हो गया, चावल खरीदना हो गया, ऐसे कमोडिटीज के लिए होता है। तो वो आम पब्लिक को उतना ज्यादा आइडिया नहीं रहता है। ठीक है, हाँ, तो जो भारत में फेमस स्टॉक एक्सचेंज है 2, BSE और NSE, यहाँ पर शेयर्स खरीदे जाते हैं। एक और है तीसरा जिसको कहते हैं हम लोग MCX SX। ठीक है, जैसे तीसरा अगर मैं बता दूं, बस उसका पढ़ने का कुछ इतना मतलब नहीं है। तीसरा क्या है? MCX SX। ठीक है, MCX SX। इसको प्रीवियसली इसका नाम हुआ करता था कि MCEI, मतलब कि पहले इसका नाम MCEI हुआ करता था। ठीक है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। ठीक है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। लेकिन ये कमोडिटी है, कमोडिटी में क्या आता है? खाने पीने की चीजें, जितने भी सोना चांदी हो गया, ये सब। ठीक है, फिजिकल चीजें। बात समझ में आई? तो अभी हमें इस पर फोकस नहीं करना है, हमें किस पर फोकस करना है? BSE और NSE पर। ठीक है, कंपनी ने पहली बार शेयर लाया, लोगों को दिया, डायरेक्ट खरीद और बिक्री हुई, उसे कहा गया प्राइमरी मार्केट। लेकिन अब कंपनी के सारे शेयर कहां पर आ जाएंगे? रजिस्टर हो जाएंगे इस स्टॉक एक्सचेंज में। स्टॉक एक्सचेंज कितने हैं? 2,
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या है, एक दुकान की तरह है जहां पर बड़ी बड़ी कंपनियां आकर के अपना शेयर पुट कर देती हैं। अब जो पब्लिक होगी, पब्लिक वो कोई भी, जैसे कि ये कौन सी थी, राधिका कंपनी थी, तो राधिका कंपनी का शेयर या तो बीएसई से खरीदे या तो एनएसई से खरीदे, ठीक है, या तो बीएसई से खरीदे या तो एनएसई से खरीदे। अब यहां से खरीदेंगे ये लोग, लेकिन अब पब्लिक क्या करेगी, आपस में सेलिंग और परचेसिंग करेगी। जैसे मान लो कि सारा का सारा बीएसई से जितना भी शेयर था वो खरीद गया, अब लेकिन वो शेयर है किसके पास, पब्लिक के पास, है ना। वो शेयर को खरीदा किसने, पब्लिक ने खरीदा है। तो अब यही पब्लिक आपस में क्या करेगी, कुछ लोग एक दूसरे से खरीद लेंगे तो कुछ लोग एक दूसरे को बेच देंगे, ठीक है। यानी अब इस जो शेयर था, शेयर की खरीद फरोख्त किसके थ्रू होने लगी, बीएसई एनएसई के थ्रू। मतलब पब्लिक क्या डायरेक्ट कंपनी से जाके खरीद रही है, नहीं, अब वो बीएसई और एनएसई के थ्रू जाके खरीदेगी। तो जैसे ही शेयर बीएसई और एनएसई के थ्रू खरीदा जाता है, ऐसे मार्केट को कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। ऐसे मार्केट को क्या कहेंगे, सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। सेकेंडरी मार्केट। तो मार्केट हमने कितने टाइप के देखे, मार्केट हमने कितने टाइप का देखा, दो, कौन कौन सा, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट किसे कहेंगे, जब डील कंपनी और कस्टमर के बीच में हो, जब डील कंपनी और कस्टमर के बीच में डायरेक्टली हो, उसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी। देखना ध्यान से, प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, डील या ट्रेडिंग डायरेक्टली बिटवीन कस्टमर, कंपनी और कस्टमर, कंपनी एंड कस्टमर, ठीक है, कस्टमर, उसे हम प्राइमरी मार्केट कहेंगे, जैसा मैंने समझाया। और दूसरा हो जाएगा सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में क्या हो जाता है, जो ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग किसके बीच में होती है, बिटवीन बीएसई एनएसई और कस्टमर, ठीक है, कस्टमर, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। इतना चीज समझ में आया, ओके। अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा बीएसई और एनएसई के बारे में, ठीक है। ये दो मार्केट का कंसेप्ट समझ में आ गया ना। स्टॉक एक्सचेंज में दो फेमस स्टॉक एक्सचेंज कौन कौन से, बीएसई और एनएसई, ठीक है। तो यहां हम समझते हैं स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। स्टॉक एक्सचेंज में जो दो फेमस स्टॉक एक्सचेंज हैं, एक है जिसे हम कहते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, शॉर्टकट में BSE, ठीक है। और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, एक्सचेंज, इसको हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं, NSE। दोनों का लोकेशन कहाँ है, तो दोनों ही बॉम्बे में है, ठीक है, दोनों ही कहाँ है, बॉम्बे में। लोकेशन कहाँ है, बॉम्बे में। इनिशियल में लोगों को क्या लगता है कि ये नेशनल है तो दिल्ली में होगा, ठीक है, लेकिन दोनों ही कहाँ है, बॉम्बे में है, दोनों ही बॉम्बे में। अब देखो ये जो बीएसई है ना, बीएसई में कुल 5000 से अधिक कंपनियां इसमें रजिस्टर्ड है। कितना, इसमें जो कंपनीज हैं,
कंपनीज हैं वो 5,000 से अधिक इसमें क्या है, रजिस्टर्ड है। और एनएससी में 1,500 से अधिक कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। कितना? 1,500 से अधिक कंपनी रजिस्टर्ड है। इतना क्लियर है? ओके। अब अगर किसी इंसान को, मान लो तुमको जाकर के शेयर खरीदना है, तो क्या तुम इन 5,000 कंपनियों को देखोगे? कौन सी कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है, कौन सी कंपनी बुरी परफॉर्म कर रही है, या कौन सी कंपनी आलू बेचती है, कौन सी कंपनी एग्रीकल्चर में है, कौन सी कंपनी मेडिसिन में है, या कौन सी कंपनी जो है स्टील बनाती है? ऐसे 5,000 कंपनियों को कोई देखते बैठेगा? नहीं। अगर देखते बैठेगा तो पागल हो जाएगा। ठीक है। इसके लिए सेबी ने या स्टॉक एक्सचेंज ने क्या सहूलियत दी? इसने कहा कि इस 5,000 कंपनियों में से ना जो टॉप की 30 कंपनी है ना, टॉप के 30 कंपनी यानी जो बहुत एकदम बेहतरीन परफॉर्म कर रहे होंगे, और उन्हीं के परफॉर्मेंस के ऊपर ये पूरा का पूरा बीएसई में रजिस्टर्ड कंपनियों का परफॉर्मेंस देखा जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे कोई क्लास होता है, एक अगर जैसे कि आईएएस कहीं बनने के लिए लोग कोचिंग करते हैं। ठीक है। तो उस कोचिंग में मान लो कि 10,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, 10,000 बच्चे। तो क्या रिजल्ट आने के बाद इन 10,000 का लिस्ट लगाया जाता है? हा? उसमें से मुझे लगता है 10 या 20 लोग क्लियर करते होंगे, है ना? और उन्हीं 10 या 20 लोगों को एकदम हाईलाइट किया जाता है, और उन्हीं 10-20 लोगों से उस इंस्टीट्यूशन का पूरा लोग क्या पता करते हैं? ब्यौरा पता कर लेते हैं, है ना? उन लोगों को लग जाता है कि भाई ये कंपनी कैसी होगी, या कैसी, मतलब ये जो इंस्टीट्यूशन है वो कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, है ना? तो वैसे ही क्या होता है कि ओके, तो जैसे कुछ बच्चों के रिजल्ट को देख करके उस इंस्टीट्यूशन का पता चल जाता है कि ये इंस्टीट्यूशन कितना अच्छा है, लोगों की भरमार लग जाती है। वैसे ही इस 5,000 कंपनियों में से टॉप के जो 30 कंपनी रहती हैं, कितना? टॉप 30 कंपनी रहती हैं, उनको एकदम हाईलाइट कर दिया जाता है और बताया जाता है कि ये जो टॉप 30 कंपनियां हैं, इनका वैल्यूएशन कितना है, मतलब कि इनका परफॉर्मेंस कैसा है। बात समझ में आ रही है? इनका परफॉर्मेंस कैसा है। और जब इनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो सेंसेक्स मतलब कि जो ये बीएससी होती है, बीएससी में दिखता है कि हाँ इसका ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। और इनका परफॉर्मेंस अगर 300 में से किसी का भी परफॉर्मेंस धीरे धीरे घटता है तो जो ये बीएससी है वो नीचे की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। इससे क्या पता चलता है कि अगर इन 30 बड़ी बड़ी जो जायंट कंपनियां हैं, इसमें से अगर ये खराब परफॉर्म कर रही हैं, तो छोटी छोटी कंपनियों की क्या औकात रही होगी उसमें, है कि नहीं? जो कम वैल्यू की कंपनियां रहेंगी, हालांकि स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड करने के लिए कंपनियां कम से कम 700 करोड़ 800 करोड़ ऐसे वैल्यू की होती है कंपनियां। ठीक है। तो यहाँ छोटी कंपनी कहने का मतलब कि ये मत समझ लेना कि यहाँ 1 लाख कंपनी की वैल्यू है, 1 लाख करोड़, ऐसे में इनका क्या रहता है, वैल्यूएशन रहता है। ठीक है। ओके। तो अब देखो, ऐसे ही जब टॉप 30 की कंपनियों को निकाला जाता है तो इन्हें कहा जाता है, इसके इंडेक्स को कहा जाता है सेंसिटिविटी इंडेक्स। यानी उसी को देख करके लोग पता लगाते हैं कि ये जो बीएससी है इसका परफॉर्मेंस कैसा है। इसके इंडेक्स को क्या कहते हैं? सेंसिटिविटी इंडेक्स। इंडेक्स को कहते हैं सेंसिटिविटी इंडेक्स। सेंसिटिविटी इंडेक्स और इसी को शॉर्टकट में कहते हैं, यहां से ले लेते हैं सेंस और यहां से ले लेते हैं एक्स, कहते हैं सेंसेक्स। तो सेंसेक्स में कुल कितनी कंपनियां दिखाई देती हैं? 30। सेंसेक्स में कितनी? 30। ठीक है। सेंसेक्स में 30। ये तो जो सेंसेक्स है वो बीएससी का इंडेक्स रिप्रेजेंट करती है। मतलब कि ये जो 30 टॉप की कंपनियां हैं बीएससी में, उनका परफॉर्मेंस कैसा है उसके बारे में हमें पता कहां से, कौन सा इंडेक्स देखकर लगता है? सेंसेक्स को। समझ में आया? ओके। अब ऐसे ही सेम जो 1500 से अधिक कंपनियां हैं, क्या हम 1500 को देखने जाएंगे? नहीं।
तो ऐसे ही इसका जो NSE का इंडेक्स होता है, NSE का इंडेक्स होता है, इस इंडेक्स को हम लोग कहते हैं निफ्टी 50। इसमें 50 कंपनियों को रखा जाता है। क्या कहते हैं? निफ्टी 50। 50 मतलब 50 कंपनियां, ठीक है। 1500 में से टॉप की 50 कंपनीज, ठीक है। टॉप की 50 कंपनियों को देख करके हम ये पता लगा सकते हैं कि जो NSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, यहां पर डिमांड कितना है, सप्लाई कैसा है। समझ में आ रहा है? इतना क्लियर है क्या? ओके। अब इसको हम लोग पता लगाते हैं कि अच्छा इनका जो डेटा है वो किस तरीके से दिखाई देता होगा। जैसे कहते हैं ना, अरे यार BSE आज इतना नीचे चला गया, NSE आज इतना नीचे चला गया, या कहते हैं ना सेंसेक्स नीचे गिर गया है और निफ्टी बढ़ गया है। ये कहां पर पता चलेगा? तो इसके लिए एक बहुत मस्त साइट है, उसमें बहुत सारा डेटा हमें मिल जाता है। उसको कहते हैं मनी कंट्रोल। क्या कहते हैं? मनी कंट्रोल। देखो ध्यान से, मनी कंट्रोल। सीधा यहां पर जाने का और ऐसा वेबसाइट खुल जाएगा। तो पहले यहां देखो क्या दिखाई दे रहा है इधर पर, SENSEX सेंसेक्स 54,481.81। उसके बाद ग्रीन कलर का एरो है ऊपर का और 303.38 और ब्रैकेट में परसेंटेज लिखा हुआ। खैर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका क्या मतलब है, लेकिन पहले अभी समझो कि नॉर्मली अगर हम गूगल भी करेंगे, जैसे लिखेंगे सेंसेक्स तो हमें इसकी वैल्यू क्या रहेगी वो पता चल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर दिखा देगा सेंसेक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, BSE को, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। ये लिखा है ना, इंडेक्स ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, ठीक है। इंडेक्स ऑफ BOM बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, जिसे कहते हैं हम लोग सेंसेक्स। इस सेंसेक्स में कुल टॉप की कितनी कंपनियां होती हैं? 30। इधर दिखाई दे रहा है, कॉन्स्टिट्यूट्स 30 कंपनीज, ठीक है। 30 कंपनीज, समझ में आ रहा है। और इन सारी कंपनियों का अगर हम मार्केट कैप देखें, यानी कि वैल्यूएशन देखें, तो 276.71 लाख करोड़ यानी 3.6 ट्रिलियन डॉलर का है इन कंपनियों का पूरा मार्केट वैल्यू। अगर इन 30 कंपनियों को बेचेंगे ना तो हमें 3.6 ट्रिलियन डॉलर मिलेंगे। समझ में आ रहा है? समझा? हाँ, तो ये 30 कंपनियों की वैल्यूएशन बताती है, पूरे 30 की 30। अब ठीक है, तो ऐसे अगर हमको ऐसे एक एक को टाइप करके देखना है तो दे सकते हैं, नहीं तो सीधा मनी कंट्रोल पर जाने का, यहाँ पर दिखा देगा सेंसेक्स का क्या वैल्यू चल रहा है, फिर यहाँ दिखा देगा निफ्टी 50 का क्या वैल्यू चल रहा है। निफ्टी 50 का क्या है, 16,226.6। अब देखो यहाँ पर जो ये पॉइंट है ना, पॉइंट जैसे 54,481.84, यहाँ पर एक चीज जो होती है, एक चीज, एक अंक जो होता है ना, वो 1 करोड़ को रिप्रेजेंट करता है। एक अंक 1 करोड़ को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि ये सेंसेक्स में ये जो कंपनियों की वैल्यूएशन इस वक्त चल रही है वो कितनी है, 54,000 करोड़, ठीक है। 54,000 करोड़ 1.1 करोड़ को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ 54,481 है, 54,481। समझ में आ रहा है? दिमाग में घुस रहा है कि नहीं कुछ? हाँ। और ये जो निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 की वैल्यूएशन कितनी है, 16,000 करोड़, 16,220। अब इसमें ही कोई कंपनी अगर कम परफॉर्म करती है तो वो इसका वैल्यूएशन नीचे चलने रहता है। अगर इस पूरे निफ्टी 50 का नीचे जा रहा है, मतलब कि टॉप की जो 50 कंपनियां हैं वो सारी की सारी खराब परफॉर्मेंस कर रही हैं, नीचे जा रही हैं। समझ में आ रहा है? और अगर सेंसेक्स यहाँ नीचे जा रहा है, अगर नीचे जाता है ना तो यहाँ पर लाल कलर का दिखाई देता है, लाल कलर का एरो हो जाता है और एरो नीचे की साइड डाउन हो जाता है, ठीक है। जैसे अभी ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है ना, तो ग्रीन कलर का मतलब ये 0.56% की बढ़त में है। पिछले दिनों के मुकाबले आज का जो है वो 0.56% की बढ़त में चल रही है। कौन? सेंसेक्स। यानी इसमें की जो कंपनियां हैं वो अच्छी परफॉर्म कर रही हैं, निफ्टी भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बात समझ में आया? तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ मिल जाती है, इस मनी कंट्रोल पर। वैसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पर भी दिखाई देगा, जैसे निफ्टी 50 16,220, फिर सेंसेक्स जो है इतना 54,481। समझ में आ रहा है? यहाँ उसके बाद यहाँ पर पूरा का पूरा मार्केट एक्शन दिखाई देगा, जैसे कि निफ्टी 50 ये 15 दिसंबर
ये 15 दिसंबर की अगर हम बात करें तो ये क्या दिखा है कि डाउन में है ना, नीचे लिखा हुआ है, एरो बनाया हुआ है, और ये नहीं, ये दिसंबर नहीं है, ये कुछ डिक्लेयर 15 है। खैर उसके बारे में हम लोग वो बाद में डिस्कस करेंगे कि ये पॉइंट क्या है। खाली यहाँ पर हमको ग्राफ देखने को भी मिल जाता है कि अच्छा निफ्टी 50 का क्या है, और अगर यहाँ पे चेंज करना चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। कहाँ गया, इस पे क्लिक करके बड़ा चला जा रहा है निफ्टी 50 तो ओपन करेंगे तो पूरा ओपन हो जाएगा। एनएससी फ्यूचर, एक मिनट में दिखा देता हूँ, और कहाँ जाता है, यहाँ हो गया निफ्टी 50 और ये है सेंसेक्स, दोनों। यहाँ पर सेंसेक्स का भी दिखाना चाहिए, बीएससी सेंसेक्स, हाँ ठीक है। यहाँ जैसे हम क्लिक करेंगे निफ्टी 50 पर तो ऊपर निफ्टी 50 का ग्राफ दिखा देगा, ठीक है। यहाँ देखो चेंज हो रहा है कि नहीं, और यहाँ बीएससी सेंसेक्स पे करूंगा तो उसका ग्राफ दिखा देगा। अब यहाँ से हम लोग एक दिन की मतलब आज का क्या प्रोग्रेस था वो देख सकते हैं, 5 दिन के अकॉर्डिंग का क्या ग्राफ है वो देख सकते हैं कि 5 दिन पहले क्या था, 1 महीने पहले का क्या ग्राफ रहा होगा, उतार चढ़ाव कैसी थी बीएससी में, सेंसेक्स का क्या उतार चढ़ाव था वो दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर 3 महीने पहले, 6 महीने पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले, यहाँ सारा का सारा डेटा मिल जाता है। बात समझ में आई? ओके। वैसे ही अगर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमें ग्लोबल मार्केट के बारे में पता चलेगा कि जो पूरी दुनिया में अलग अलग जो इंडेक्सेस हैं, अभी इसके बारे में हम बाद में, पहले अपने इंडिया का पढ़ लेंगे, फिर बाद में बताऊंगा कि दुनिया में कौन कौन से इंडेक्सेस जो फेमस है उनके बारे में बताएगा। उसके बाद और अच्छी बात क्या है कि जैसे जो एनएससी है, एनएससी में सबसे एक्टिव कंपनीज कौन कौन सी है उसके बारे में यहाँ डिटेल मिल जाएगा। जैसे रिलायंस है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, लार्सन है, टाटा मोटर्स है, एचडीएफसी। अब एचडीएफसी देखो ये माइनस घाटे में जा रही है, दिखा है ना, -5.8%, ठीक है, ये घाटे में है। तो यहाँ वैल्यू देखो कितने में है, करोड़ में है, करोड़, ऊपर लिखा है ना वैल्यूज इन करोड़, वैल्यूज इन करोड़। तो वैसे एनएससी में मोस्ट एक्टिव कंपनियां हैं। और उसके बाद हम यहाँ करेंगे तो बीएससी में कौन कौन सी कंपनियां हैं, टाटा स्टील है, एचडीएफसी है, रिलायंस है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है। अब ऐसा जरूरी नहीं कि जो कंपनी बीएससी में है वो एनएससी में नहीं हो सकती है, ठीक है, दोनों जगह कंपनी रजिस्टर हो सकती है ना। जैसे कि अगर मार्केट में 2 होलसेलर है और मैं प्रोड्यूसर हूं तो मैं अपना दोनों होलसेलर के यहाँ पर अपना माल सामान दे सकता हूं कि भाई बेचो तुम लोग, है कि नहीं। तो वैसे ही बीएससी और एनएससी में एक कंपनी रजिस्टर हो सकती है। तो यहाँ से हमें सारा का सारा पता चल जाएगा कि अच्छा कौन सी कंपनी का हमें स्टॉक लेना है, कौन सी कंपनी अच्छे से परफॉर्म कर रही है, कौन सी नहीं परफॉर्म कर रही है। बात समझ आई? उसके बाद नीचे जाएंगे तो हमें दिखाई देगा टॉप गेनर्स। जैसे निफ्टी में सबसे अच्छा कौन परफॉर्म कर रहा है, लार्सन है, लार्सन टुब्रो जो होता है, लार्सन, पावर ग्रिड कॉर्प है, टाटा मोटर्स है, एनटीपीसी है, कोल इंडिया है, ये लोग निफ्टी में अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ठीक है। कितने परसेंटेज का गेन मिला है वो भी यहाँ दिखाई देगा, 4% का गेन, 2.94%, ठीक है, ऐसे। हाँ, उसके बाद सेंसेक्स में कितने कौन कौन कंपनियां हैं वो भी दिखाई देगा। जैसे कि सेंसेक्स में आईसीआईसी बैंक आ गया, एक्सिस बैंक आ गया, जो जहां पर रजिस्टर है। और सेंसेक्स में मैंने बताया कि भारी भारी कंपनियां होती हैं, जैसे आईसीआईसी भारी कंपनी है, एनटीपीसी भारी कंपनी है। बात समझ में आ रहा है? तो ये सारी की सारी कंपनियां यहाँ पर हमें डेटा पूरा का पूरा देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर हमें देखना है कि कौन सी कंपनी बहुत गंदा परफॉर्म कर रही है, एचडीएफसी लाइफ, इसमें मेरा भी पैसा लगा हुआ है, बताओ लॉस में चल रही है 1.6% के हिसाब से, लेकिन मेरा म्यूचुअल फंड में है। तो म्यूचुअल फंड लॉन्ग इलास्टिक देखा जाता है। अभी म्यूचुअल फंड वगैरह के बारे में बात करेंगे कि लंबे समय के लिए म्यूचुअल फंड फायदा होता है, क्योंकि वो भी अल्टीमेटली वो लोग पैसा भी शेयर मार्केट में ही लगाते हैं, तो शेयर मार्केट के हिसाब से। लेकिन उसमें जो इंटरेस्ट रहता है वो हमें एज कम्पेयर टू एफडी और अदर सेविंग्स वगैरह की अपेक्षा ज्यादा मिलता है, ठीक है। हाँ, तो एचडीएफसी लाइफ घाटे में जा रही है, जबकि जाती नहीं कभी। 25% का इंटरेस्ट मैंने पिछले 5 सालों का या 10 सालों का रिकॉर्ड देखा, तो 20 से 25% का इंटरेस्ट रेट ये लोग देती है एचडीएफसी लाइफ। लेकिन इस समय रिसेशन आ रहा है तो मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से ओएनजीसी भी खराब परफॉर्मेंस में चल रही है निफ्टी में, ठीक है। टाटा स्टील का भी घाटा जा रहा है, मारुति सुजुकी भी घाटे में जा रही है, मतलब सब इस समय थोड़ा सा डाउन में है। और अगर वही हम सेंसेक्स की बात करें तो टाटा स्टील, इंडसलैंड बैंक, मारुति सुजुकी, टीसीएस, बताओ टीसीएस भी घाटे में जा रही है, समझ में आ रहा है। विप्रो भी घाटे में जा रही है इतने कुछ परसेंटेज में। तो यहाँ सारा का सारा हमें डेटा इस पे किसमें मिल जाएगा, मनी कंट्रोल पर।
मनी कंट्रोल पर। तो यहाँ पर किसी भी कंपनी के बारे में जानना है जिसका तुम्हें स्टॉक खरीदना है, बस यहाँ कंपनी का नाम लिखो, सीधा आ जाएगा, पूरा उसका चिट्ठा यहाँ खुल जाएगा, हर एक चीज मिल जाएगा यहाँ पर। अभी हम लोग इसको पढ़ना भी सीखेंगे, लेकिन धीरे धीरे, नहीं तो एक ही दिन में सब पागल हो जाएंगे। ठीक है, हाँ। तो पहले ये समझ में आया स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में कितने कंपनियां, मतलब कि स्टॉक एक्सचेंज में फेमस 2 स्टॉक एक्सचेंज कौन कौन से हैं, कितनी दुकानें, 2, बीएसई और एनएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कुल कितनी कंपनियां रजिस्टर्ड है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सेंसेक्स, 5000 से अधिक, अगर देखा जाए तो 5500 के आसपास कंपनियां हैं। ठीक है, तो उसमें बढ़ती रहती हैं कंपनियां, तो 5000 से अधिक। बीएसई में 5000 से अधिक, लेकिन बीएसई के इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है जो सेंसेक्स, सेंसेक्स में कितनी कंपनियों को दिखाया जाता है? 30 कंपनियों को। ठीक है, सेंसेक्स में 30 कंपनियों को दिखाया जाता है। वैसे ही अगर मैं कहूं कि एनएसई में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कुल कितनी कंपनियां रजिस्टर्ड है? 1500 से अधिक। और एनएसई का जो इंडेक्स दिखाता है उसको कहते हैं निफ्टी। निफ्टी में कुल कितनी कंपनियों का डेटा दिखाई देता है हमें? 50, इसलिए उसे क्या कहते हैं? निफ्टी 50। निफ्टी 50। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग समझते हैं आगे। अब हम ये समझते हैं, हमने मार्केट जब पढ़ा प्राइमरी और सेकेंडरी, तो उसमें हमने 2 टर्मिनोलॉजी समझी थी, एक तो इशुअर कौन होता है और दूसरा इन्वेस्टर कौन होता है। ठीक है, इन्वेस्टर। अब हम समझते हैं कि इन्वेस्टर कितने टाइप्स के होते हैं। इन्वेस्टर ये है ना, देखो इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स, ठीक है, इन्वेस्टर्स। क्योंकि इन्वेस्टर जब समझ लेंगे तब हमको क्लियर होगा कि आगे शेयर कैसे खरीदना है, कौन किस कंपनी में किसका पैसा लगा हुआ है, ये सब चीजें आसानी होगी समझने में। ठीक है, ओके। अब देखो, इन्वेस्टर मतलब जो पैसा लगाते हैं, है ना, वो इन्वेस्ट मनी। तो एक इसमें होता है ये टर्म्स, जब न्यूज अगर कोई एनालिसिस करता है, लाइक कि जब वो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता है, आईपीओ आने वाला रहता है, तो उसमें कई सारे टर्मिनोलॉजी आते हैं। अगर हमें वो टर्मिनोलॉजी पता नहीं है तो हमें आईपीओ का कोई आइडिया नहीं हो पाएगा। ठीक है, आईपीओ का फुल फॉर्म क्या है? जब ध्यान से सुनो, देखो हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक टर्मिनोलॉजी को दिमाग में बिठाना, तभी मजा आएगा, नहीं तो मतलब नहीं है। ठीक है, सिर्फ मेरे चिल्लाने से कुछ मतलब नहीं निकलने वाला है। मैं सब पढ़ा के चला जाऊंगा, लास्ट में कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा इसका। और मैं नहीं चाहता हूँ कि जाने के बाद फिर ऐसा लगे कि हाँ पढ़ा तो है बट आता कुछ नहीं है, लोग मजाक बनाएंगे फिर। ठीक है, तो मैंने बताया आईपीओ मतलब जब कंपनी पहली बार अपना शेयर पब्लिक को ऑफर करती है। मैं बताया पहली बार मतलब इनिशियल स्टेज पर, पब्लिक मतलब पी, ऑफर करती है मतलब ओ, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सिंपल सा है, कंसेप्ट से पढ़ना है, रटना नहीं है कोई चीज। ठीक है, कंसेप्ट से पढ़ना है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, पहली बार ऑफर करती है कंपनी, किसको? पब्लिक को, उसे कहते हैं हम लोग आईपीओ। अब आईपीओ, अच्छा एक कंसेप्ट और बताना, थोड़ा सा दिमाग से स्लिप हो गया। आईपीओ के टाइम ना जो शेयर्स होते हैं, जैसे आईपीओ जब आया तो उसके टाइम में शेयर की वैल्यू 100 रुपए थी। ठीक है, लेकिन जैसे ही कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हो जाती है ना भाई साहब, शेयर की वैल्यू हचाक से बढ़ जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पर अब शुरू हो जाता है डिमांड एंड सप्लाई वाला कंसेप्ट। डिमांड एंड सप्लाई वाला कंसेप्ट, अब अधिक से अधिक और लोग क्या चाहते हैं कि उस कंपनी का शेयर खरीदे, और जैसे ही लोग शेयर खरीदना चालू करते हैं, कंपनी के शेयर का डिमांड बढ़ गया। और मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, डिमांड जैसे बढ़ता है प्राइस बढ़ जाता है। ठीक है, डिमांड जैसे बढ़ता है वैसे प्राइस बढ़ जाता है। तो जो आईपीओ खरीदा होगा, आईपीओ के टाइम में समझ लो कि तुमने जब आईपीओ खरीदा था तो 100 रुपए दिया था एक शेयर के लिए, और तुमने समझो
तुमने समझो कि ऐसे ही जो कि 10 शेयर खरीदे थे, ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ स्पेस लेता हूँ। जैसे आईपीओ के टाइम एक शेयर की जो वैल्यू थी वो थी 10 रुपए, ठीक है, और तुमने खरीदा कितना था, 100 शेयर, यानी तुमने कितना, 10 रुपए नहीं, 100 रुपए था ना। तो मैं यहाँ जो अपना एग्जाम्पल है उसी के बेस पे चलता हूँ। एक शेयर की वैल्यू थी 100 रुपए और तुमने खरीदा है 100 शेयर, 100 शेयर, यानी तुमने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, 100 गुणित 100, यानी कि 10,000 रुपए तुमने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है ना, 10,000। अब जैसे ही 3 से 4 दिन बाद कंपनी कहाँ रजिस्टर हो गई, स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। आफ्टर रजिस्टर्ड इन स्टॉक, रजिस्टर्ड इन स्टॉक, यहाँ पर डिमांड बढ़ेगी, लोग और खरीदेंगे, ठीक है, लोग और शेयर को खरीदेंगे। अब एक शेयर की जो वैल्यू थी, एक शेयर की वैल्यू सपोज करो कितना हो गई, 200 रुपए, एक शेयर की वैल्यू 200 रुपए। बताओ तुम्हारे पास है कितने शेयर हैं, 100, तुम्हारे पास 100 शेयर है, तो तुम्हारे इस 100 शेयर की वैल्यू कितनी हो गई, 20,000। तुमने इन्वेस्ट कितना किया था, फायदा कितने का हो गया, 10,000 का फायदा हो गया। अब इसमें क्या करना चाहिए कि जैसे ही लोग खरीदते हैं ना, उसके कुछ टाइम बाद लोग बेचना भी चालू कर देते हैं, कहते हैं यार अब इस शेयर को रखना नहीं है, अब मुझे बेचना है। तो एक तरफ से लोग खरीदे, शेयर की वैल्यू बढ़ गई, लेकिन अब लोग बेचना भी चालू कर देंगे, है ना, बेचना चालू कर देंगे, और जैसे ही बेचना चालू करेंगे तो इसका प्राइस घटने लगता है। तो जैसे ही तुमने आईपीओ में शेयर मिल गया हो तुमको, और जैसे ही देखो कि स्टॉक में एंट्री होने के बाद शेयर का प्राइस बढ़ गया है, वैसे ही तुम क्या कर सकते हो, देखो नॉर्मली पब्लिक क्या करती है, अपना सारा का सारा शेयर बेच देती है। क्यों, तुम 20,000 तुम्हारे शेयर की वैल्यू हो गई है, तो तुमको लगेगा भाई ये शेयर की वैल्यू घट ना जाए, इससे पहले मैं बेच देती हूँ, है ना, इससे पहले मैं बेच देती हूँ, है ना। अभी तुम्हारे अकाउंट में दिखाया भाई, देखो तुम्हारे जो शेयर 100 थे, तुमने 10,000 देकर खरीदा था, इस समय उसकी वैल्यू 20,000 चल रही है, तो तुमको लगेगा बाप रे बाप, 5-6 दिन में मैंने 10 का 20 कर लिया है ना, 10 का 20। अब इस शेयर को तुरंत बेच देती हूँ, नहीं तो क्या पता इससे नीचे चला जाए शेयर, तो लोग बेचना भी चालू कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, दिल को थोड़ा थामना चाहिए, और जो तुमने 100 शेयर खरीदे थे उसमें से 50 शेयर बेच दो। कितने शेयर बेच दो, अगर 50 शेयर को 200 के भाव से बेचोगे तो तुम्हारे पास कितना पैसा आ जाएगा, 10,000, यानी तुम्हारा जो इनिशियल अमाउंट लगाया हुआ था वो तो रिकवर हो गया। अब बचा हुआ 50 शेयर में चाहे प्राइस घटे चाहे बढ़े, उससे तुम्हें कोई फर्क पड़ेगा, बढ़ेगा तो तुम्हारा बल्ले बल्ले, घटेगा तो तुम्हारा कोई लॉस है नहीं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में जब आईपीओ आए, तो आईपीओ में हमेशा ये बात गांठ ध्यान बांध लेना कि जैसे आईपीओ आता है प्राइस कम रहता है, रजिस्टर्ड होने के बाद प्राइस बढ़ता है, और जैसे ही प्राइस बढ़े तो तुम अपना प्रॉफिट निकाल करके, अपना इनिशियल पैसा निकाल करके मतलब कि उतना शेयर बेचो जिससे तुम्हारा इनिशियल पैसा रिकवर हो जाए, और बाकी शेयर को होल्ड करके रख लो। समझ में आया, बाकी शेयर को होल्ड करके रख लो, और जब देखो बढ़िया और मौका आया, हो सकता है कि ये 200 की जगह 300 चला जाए, है कि नहीं, तो उस हिसाब से देख करके फिर शेयर को बेच दो। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट याद रखना आईपीओ के बाद वाला। समझ में आया, क्या आईपीओ के बाद जब स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स आ जाएंगे तो पूरा शेयर बेच देने का नहीं, उतना शेयर बेचो जिससे तुम्हारा इनिशियल वैल्यू रिकवर हो जाए, ठीक है, तुम्हारा इनिशियल वैल्यू रिकवर हो जाए। इतना क्लियर है। अब आते हैं यहाँ इन्वेस्टर के ऊपर। इन्वेस्टर पहला होता है RII इन्वेस्टर, RII, इसको हम लोग कहते हैं रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर,
ठीक है, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर। ये लोग कौन लोग होते हैं? क्या मंगल ग्रह से आए हुए लोग हैं? ये हम और तुम, नॉर्मल पब्लिक, ठीक है, यू एंड मी, यहां लिख दूं, यू एंड मी, नॉर्मल पब्लिक, हमारे तुम्हारे लोग जैसे जो नॉर्मल शेयर खरीदते हैं बेचते हैं, उन्हें कहते हैं रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, ठीक है। अच्छा, इसकी एक कैटेगरी होती है कि जो भी इंसान 2 लाख रुपए से कम का शेयर खरीदता है उसे हम RII की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। 2 लाख रुपए से कम शेयर जो वैल्यू रहेगी वो 2 लाख रुपए से कम रहेगी, ठीक है। 2 लाख या 2 लाख से कम का अगर कोई शेयर खरीदता है तो उसे हम कहते हैं RII, ठीक है। बहुत पैसे वाले लोग नहीं, जैसे नॉर्मल पब्लिक हो जाती है, ठीक है, 1 लाख 2 लाख, ठीक है। जैसे मैंने पिछले एग्जांपल भी लिया ना, 10,000 का तुमने इन्वेस्टमेंट किया, तो वैसे लोग को हम क्या कहेंगे? RII, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, ठीक है, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर। इतना क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरा होता है HNI, इसको कहते हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। अब भाई जो भी इंसान 2 लाख से अधिक का शेयर खरीदता है उसे HNI की कैटेगरी में रखा जाता है। शेयर कितने से अधिक का खरीदेगा? शेयर की जो वैल्यू उसकी वो 2 लाख से अधिक, उसे हम हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल की कैटेगरी में रखते हैं। हमारे तुम्हारी तरह लोग होते हैं, हम में ही कुछ अपर मिडिल क्लास होते हैं जिनके पास थोड़ा पैसा ज्यादा है, हम में कुछ मिडिल क्लास, हम में कुछ लोअर मिडिल क्लास, है ना। तो RRI और HNI, RRI का फुल फॉर्म क्या है? चार बार बोलो। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर। नींद आ रही है? मजा आ रहा है? हाँ, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब तीसरे टाइप के होते हैं जिन्हें हम कहते हैं DII। क्या कहते हैं? DII को कहते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। क्या कहते हैं? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ठीक है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। जैसे हम भारत की बात करें तो भारत में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन हो गए? बैंक्स, है ना। बैंक्स हमारा, चाहे वो HDFC बैंक हो, ICICI बैंक हो, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी, है ना, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड्स, है ना, म्यूचुअल फंड्स, समझा। तो ये सारे क्या है? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये सब एक इंस्टीट्यूशन है कि नहीं है? हाँ, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। और फिर आते हैं चौथे टाइप के, जिन्हें हम कहते हैं FII। इसमें आता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। जैसे मान लो कि जापान का कोई बैंक है, आके भारत का शेयर खरीद ले, है ना। जापानीज बैंक भारत में इन्वेस्ट कर दे, ठीक है, या चाइनीज बैंक भारत में इन्वेस्ट कर दे, ठीक है, या कोई मोबाइल फोन की कंपनी हो वो यहाँ के स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर दे, लेकिन वो फॉरेन की होनी चाहिए, समझ आ रहा? हाँ, लेकिन अगर वहीं पर दूसरे देश के
नॉर्मल लोग हैं, पीपल्स हैं, वो लोग अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें कहेंगे FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। ठीक है, FPI। कई बार सुनते होगे ना कि अरे यार FPI जो है, लोग बहुत तेजी से पैसा अपना विड्रॉ कर रहे हैं। फॉरेन मतलब नहीं सुनती है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, ये लोग वो होते हैं जिन्हें मतलब भारत में के स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाना है, देखते हैं जैसे प्रॉफिट होता है अपना प्रॉफिट लेते हैं और खिसक लेते हैं। ठीक है, हाँ। तो जो हमारे देश में FDI आता है, जैसे FDI हमने पढ़ा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो FDI आता है तो लंबे समय के लिए आता है। जैसे कोई कंपनी आई, भारत की किसी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किया तो लंबे समय तक रहेगी, जब तक उसका टारगेट पूरा नहीं होगा तब तक रहेगी, देश में आएगी, अपना प्लांट लगा सकती है। ठीक है, उसके बाद लोगों को रोजगार देगी। लेकिन क्या FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो, ये लोग देश में आके कोई प्लांट लगाते हैं, रोजगार देते हैं? नहीं, देश के स्टॉक एक्सचेंज में अपना शेयर खरीदते हैं, प्रॉफिट लेते हैं और जब मन किया पैसा निकाल के निकल लेते हैं। समझ में आया? ओके, तो हमने इन्वेस्टर्स कितने टाइप के देखे? 5। कौन कौन से? RII मतलब रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर। HNI मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, 2 लाख से अधिक शेयर खरीदा हो। उसके बाद DII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। फिर होता है FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जैसे फॉरेन कंपनी के बैंक हो गए, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, ये लोग अगर हमारा वो खरीदने लगे तो क्या कहलाएंगे? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ठीक है, ओके। फिर आते हैं FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, जो कम समय के लिए आते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, अपना पैसा लेते हैं और निकल जाते हैं। क्लियर हुआ? इतना जो कि चीज एकदम क्लियर है कि नहीं? बहुत बढ़िया। तो देखो, ये टॉपिक को रिवाइज करना, क्योंकि अगर स्टॉक मार्केट के बारे में समझना है तो ये टर्मिनोलॉजीज याद होने चाहिए, दिमाग में होने चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। समझ में आया? ओके, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है।